हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड पीयूसी का लेक्चर चैप्टर नंबर 4, जिसका सबसे पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स एंड मोशन ऑफ अ चार्ज। ठीक है, एक चार्ज के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है और उसका मोशन कैसे कैसे टाइप का हो सकता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट है, ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि 1820 में एक हैंस क्रिस्टियन ओएस्टेड नामक साइंटिस्ट है। इन्होंने कहा कि जब भी एक कंपास के आसपास जो है करंट कैरिंग वायर रख दी जाए, कंपास के, ये कंपास था, इसके आसपास जो है करंट कैरिंग वायर अगर रख दी जाए तो वो कंपास जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा। कंपास क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब उसका मतलब क्या है? डिफ्लेक्शन शो करना मतलब उधर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। डिफ्लेक्शन कब होता है? मैग्नेटिक फील्ड हो। अब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट होने की वजह से कंपास ने डिफ्लेक्शन शो किया। किसकी वजह से? ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मतलब करंट कैरिंग वायर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यही इन्होंने प्रूव किया। इन्होंने कहा कि demonstrated the connection between electric currents and magnetic field. ठीक है, Oersted observed that when a compass needle is kept near a current carrying conductor, that is wire, it showed a deflection. ठीक है, it indicates the presence of magnetic field which is produced due to current. उस करंट के आने की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस हुए, जिसकी वजह से उसमें डिफ्लेक्शन दिखा। ठीक है, नोट बाय कन्वेंशन द मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द पेज, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है अंदर की तरफ तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, ऐसे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है ऐसे तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डॉट से। ठीक है, डॉट डालते हैं, डॉट डाल के उसको सर्कल कर देते हैं, यहाँ क्रॉस डाल के उसको सर्कल कर देते हैं। मतलब इनटू द पेज जाएगी तो क्रॉस, आउट ऑफ द प्लेन आएगी तो डॉट। ठीक है, देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जैसे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? ऐसा रीजन जहां पे कोई चार्ज को अगर रख दे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑब्जर्व करता था, यानी एक्सपीरियंस करता था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी वैसा ही होगा कि एक रीजन वेयर अ मैग्नेटिक फोर्सेस आर एक्सर्टेड ऑन अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग चार्जेस की, सिर्फ अगर चार्जेस की बात करें, अगर ये स्टैटिक होंगे, मतलब अगर ये रेस्ट पे होंगे तो इनके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। अगर ये मोशन में होंगे यानी यूनिफॉर्म मोशन में होंगे, कैसे? यूनिफॉर्म मोशन में होंगे तो इन्हें लगेगी मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन में होंगे, कौन से? एक्सेलरेटेड मोशन में, तो इधर लगेगी दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ जानना है कि ऐसा रीजन, ठीक है, ऐसा रीजन जहां पे अगर मूविंग चार्ज को रख दें तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, या तो कोई भी ऐसा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट रख दे तो उसके ऊपर अगर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो उस रीजन को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इज अ रीजन इन स्पेस वेयर मैग्नेटिक फोर्सेस आर एक्सर्टेड ऑन अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। याद रखिए, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, इसी से चैप्टर का नाम भी है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, देखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। डायरेक्शन हम लोगों ने इधर ही डिस्कस किया है कि इनसाइड द पेज होगी तो हम लोग उसको क्रॉस देखेंगे, आउटसाइड द पेज होगी तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और राइट लेफ्ट अप डाउन होगी तो एज इट इज वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कर लेंगे। इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर हो सकती है। और उसकी जो सीजीएस यूनिट है, यानी सीजीएस यानी एक छोटी सी यूनिट। ठीक है, सीजीएस यूनिट बहुत सारे टाइम यूज करते हैं, जो कि है गॉस। 1 गॉस इज इक्वल टू 10 पावर -4 टेस्ला, और 1 टेस्ला विल बी इक्वल टू 10 पावर 4 गॉस। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, इट्स डायमेंशंस आर mt पावर -2 a पावर -1। ठीक है, mt पावर -2 a पावर -1। चलो, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लगता कैसे? फोर्स ऑन ए चार्ज Q मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B विद अ वेलोसिटी v। मान लीजिए कि एक कोई चार्ज है Q चार्ज जो कि मूव हो रहा है v वेलोसिटी से, एक मैग्नेटिक फील्ड है इसकी B। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज मूव हो रहा है तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? इसके ऊपर लगेगा फोर्स Q इज F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। जब ये क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। अच्छा, अब इसमें जो है मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब कब हो सकता है? पहली बात, मैग्नेटिक फोर्स जीरो
कब कब हो सकता है? जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो, सिंपल। अगर पार्टिकल मूव ही नहीं रहा, जैसे कि मैंने कहा स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज अगर रखेंगे तो इसके ऊपर कौन सी फील्ड लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगने का मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा। तो मतलब अगर चार्ज रेस्ट पे हो यानी उसकी वेलोसिटी वेलोसिटी जीरो हो, यानी वेलोसिटी क्या हो? जीरो हो, तब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगी। ओके। और कब लग सकती है? और द चार्ज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, पैरेलल और एंटी पैरेलल मतलब चार्ज की तो डायरेक्शन नहीं है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है अगर पैरेलल हो गई, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हो, तो यानी v क्रॉस b, यानी एंगल दोनों के बीच में कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। साइन जीरो क्या होगा? जीरो। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा? जीरो। या तो अगर बात करें एंटी पैरेलल की, एंटी पैरेलल का मतलब है 180 डिग्री, साइन 180 इज आल्सो जीरो। तो फिर से फोर्स क्या हो जाएगा इधर? जीरो। ठीक है, ओके। इस टाइम पे क्या है? मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या हो सकता है? जीरो। कब कब? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, यानी वेलोसिटी उसकी जीरो हो, या तो वेलोसिटी जो है पैरेलल और एंटी पैरेलल हो। ठीक है, नेक्स्ट। द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। ये तो हमें पता है कि इफ वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, देन ये जो c वेक्टर है, c इज परपेंडिकुलर टू a एज वेल एज c इज परपेंडिकुलर टू b। दोनों क्या परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट का ये निकाला है। वेक्टर प्रोडक्ट फर्स्ट पेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, या तो a c इज इक्वल टू a क्रॉस b। राइट, सिंपल वेक्टर प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि c इज इक्वल टू a क्रॉस b, जहां पे c जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये a है और इधर b जा रहा है, तो a क्रॉस b अगर करेंगे तो बाहर की तरफ आएगा हमारा c, जो कि c जो है z एक्सिस में है, a x में है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। b जो है y एक्सिस में है और c जो है z एक्सिस में, तब भी दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि c इज परपेंडिकुलर टू a एज वेल एज b। सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्स है इट विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, the force is perpendicular to both magnetic field and velocity। या तो करंट भी बोल सकते हैं, करंट की डायरेक्शन भी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ही होगी। एंड द डायरेक्शन इज फाउंड यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की अगर बात करें तो 3 फिंगर्स ले लीजिए। ठीक है, कौन से 3? थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। अब तीनों को ऐसे अरेंज कीजिए कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे कि ऐसे। राइट, ये थंब ऊपर की तरफ है, इंडेक्स फिंगर आपकी तरफ है, और ये जो मिडिल फिंगर है वो एक्स एक्सिस में, मिडिल फिंगर एक्स एक्सिस में, थंब जो है वाई एक्सिस में, और ये इंडेक्स फिंगर जो है जेड एक्सिस में। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, राइट। अब जब परपेंडिकुलर होंगे ऐसे, तो जो थंब है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो इंडेक्स फिंगर है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड द मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, और मैं इसको कह सकता हूं वेलोसिटी। वेलोसिटी और करंट, क्योंकि वेलोसिटी और करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सेम हम लोगों ने इधर देखा है। ठीक है, ओके। तो यही कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ 3 fingers stretched mutually perpendicular to each other such that the index finger gives the direction of field, middle finger gives the direction of velocity or current, then the thumb represents the direction of force। तो रखना है हमें इन दोनों को, तो थंब जो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? वो फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। या तो हम लोग फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन आल्सो बी फाउंड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि हम लोगों ने इधर किया था। a क्रॉस b यानी बाहर आएगा, यानी v क्रॉस b करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आएगी? बाहर। सिमिलरली या तो इससे कर सकते हैं या तो इससे कर सकते हैं, दोनों से इजी ही होगा। अच्छा, पहले वाले में तो हमें पता चल जाएगी ऐसे निकालना है। अब दूसरे वाले में क्या है? क्या करो, कभी भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपना राइट हैंड रखेंगे। ठीक है, ऐसे, और जिस भी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में इसको कर्ल करेंगे। अब मान लीजिए ऊपर है तो ऐसे कर्ल करूंगा, आगे है तो ऐसे कर्ल करूंगा, नीचे है तो ऐसे कर्ल करूंगा, इधर है तो ऐसे कर्ल करूंगा। ठीक है, तो पहले रखना है, उसके बाद सेकेंड वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड, उसके डायरेक्शन में हम लोगों को कर्ल करना है। जैसे ही कर्ल करेंगे थंब जो है वो क्या दिखाएगा? हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा। आप लोग करके देख सकते हैं। अच्छा, देखते हैं, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मान लेते हैं कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे अंदर की तरफ। इनटू बोलने का मतलब क्या है? इनटू द प्लेन है। अच्छा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक है, अब इसमें जो है मैं क्या कर रहा हूं,
एक L लेंथ का कंडक्टर रख रहा हूं, L लेंथ का कंडक्टर रख रहा हूं जिसमें से फ्लो हो रहा है करंट I। ठीक है, ओके डन। अब जो L लेंथ है इसके ऊपर करंट जो I फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, या तो पहले राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, मिडिल फिंगर जो है किसका डायरेक्शन देगा, करंट का, यानी करंट का डायरेक्शन रख लिया है मैंने। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडेक्स अपने आप अंदर की तरफ, देखो मिडिल फिंगर इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और फोर्स कहां लगेगा, इसको ऊपर। ठीक है, एक तो ये तरीके से हो गया कि फोर्स जो लगेगा वो लगेगा ऊपर। अच्छा, अब देख ले क्रॉस प्रोडक्ट से, आई क्रॉस बी करना है या तो वी क्रॉस बी, आई इधर है, क्रॉस बी का है, बी अंदर की तरफ, मतलब ऐसे, तो थंब कहाँ है, ऊपर की तरफ। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में सेम आंसर आएगा। अब जो फोर्स लगेगा तो वो कितना लगेगा देखते हैं। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में ये हम लोगों ने देखा कि मूविंग चार्ज के लिए कितना फोर्स था, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कितना फोर्स लगेगा देखते हैं। तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, ये अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ के निकला। ओके, सो F इज इक्वल टू, हमें पता है कि चार्ज इज नथिंग बट n into e, राइट। ओके, चार्ज इज नथिंग बट n into e, इसको कैपिटल N लिख लेता हूँ, राइट, नंबर n into e, ओके, into v क्रॉस b। ठीक है, व्हाट इज n नाउ, n इज नथिंग बट नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। n क्या है, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी नंबर डेंसिटी इज नंबर बाय वॉल्यूम, राइट। तो n को क्या लिख सकता हूँ, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, F इज इक्वल टू n इनटू वॉल्यूम क्या है, एरिया इनटू लेंथ इनटू e v क्रॉस b। सही है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में, राइट, तो मैं वेलोसिटी को बाहर ले सकता हूँ और लेंथ को अंदर भेज सकता हूँ। तो जब इसको लिखेंगे तो F इज इक्वल टू n e a v, वेलोसिटी जो बाहर है मान लेते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इनटू L क्रॉस b। व्हाट इज n e a v d, हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ रखा है कि n e a v d इज नथिंग बट करंट। तो ये हो जाएगा I इंटू L क्रॉस b, ये आएगा एक फॉर्मूला इसका, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। या तो अच्छा, या तो F इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा। यहाँ पे जो L लेते हैं दैट विल बी इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में जो है चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा कैसे देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहला केस है चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी सर्कुलर मोशन होगा, ये कह रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड बी। अब इसके अंदर मुझे चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है, जैसे कि मान लो ये वाला हमारा हो गया क्या, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, क्यों, अब ये मूव हो रहा था ऐसे, जब मैंने इसको वेलोसिटी ऐसे दी तो इसका फोर्स कहां लगेगा, ऐसे कर लेंगे अंदर, मतलब इधर की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब इसका फोर्स लग रहा है इधर, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अच्छा अब मान लो तो इस मूव कहां होगा, वो होगा बीच में ऑब्वियसली, राइट, फोर्स लगने की वजह से ऐसे। अब मान लो ऐसे मूव होते थे, इस पॉइंट पे आया, तो इस पॉइंट पे अगर देखें तो वेलोसिटी इधर है। ठीक है, तो फोर्स कहां लगेगा, ऐसे नीचे की तरफ, तो इसका लगेगा मैग्नेटिक फोर्स इधर, वो फिर ऐसे आएगा, ऐसे जब आएगा इस पॉइंट पे अगर देखें तो वेलोसिटी होगी नीचे, राइट। तो अब क्या लगेगा, ऐसे, देखो ऐसे, ऐसे तो इधर लगेगा फोर्स, राइट। हाँ, तो फोर्स लगेगा इधर अंदर की तरफ, तो मतलब ऐसे ये क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। मतलब जो मोशन हो रहा है वो एक्चुअल में सर्कुलर मोशन है, मुझे ड्रॉ करने में प्रॉब्लम है, बट एक्चुअल में मोशन कैसा हो रहा है, सर्कुलर मोशन ड्यू टू दोनों परपेंडिकुलर होने की वजह से। ठीक है, ओके। तो अब अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स, तभी वो सेंटर में आएगा, राइट। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तभी एक पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट mv²/r। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ चार्ज, ये हो जाएगा QVB, क्योंकि साइन थीटा यानी थीटा जो है 90 डिग्रीज है, साइन 90 इज 1, तो सिंपली QVB लिख सकता हूं।
ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ओके, तो अब यहां से एक v से v जाएगा, तो r यानी रेडियस विल बी इक्वल टू mv अपॉन qb, यानी रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ विल बी mv बाई qb। या तो अच्छा, mv को क्या लिख सकता हूं मैं, मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट मोमेंटम बाई qb। अच्छा, अब मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम इज √2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई qb। ठीक है, अच्छा, अब अगर काइनेटिक एनर्जी को चार्ज के टर्म्स में लिखना हो तो उसको लिख सकते हैं रूट ऑफ, क्या लिख सकता हूं मैं, √2m काइनेटिक एनर्जी को q डेल्टा v लिख सकते हैं डिवाइड बाई qb। ठीक है, अब अगर इस चार्ज को भी अंदर रख दो रूट के, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा √2m डेल्टा v डिवाइड बाई qb स्क्वायर, क्योंकि ये q अगर रूट के अंदर जाएगा तो q स्क्वायर होगा, q स्क्वायर से q चला जाएगा तो बचेगा नीचे q और ये b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूलेज आ सकते हैं हमारे रेडियस के, डिपेंडिंग की क्या गिवन है उस हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये पूछ ले कि वेलोसिटी क्या होगी, तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, यहां से अगर देखें r इज इक्वल टू mv बाई qb, तो v इज इक्वल टू qb r बाई m, सिंपल, v विल बी इक्वल टू qb r डिवाइड बाई m, ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी। अच्छा, अगर पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, यानी कितनी वेलोसिटी से वो रोटेट हो रहा है, आगे बढ़ रहा था, ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी, अब रोटेट कितनी वेलोसिटी से हो रहा था, तो वो हो जाएगी ये ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r। तो व्हाट इज v, qb r डिवाइड बाई rm। अब अगर r भी रख दूं तो फिर से ओमेगा ही आ जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है, ओमेगा विल बी इक्वल टू qb अपॉन m। ठीक है, ओके, अब अगर बात करें किसकी, बात करता हूं मैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड अगर देखें, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई r बाई v, या तो हो सकता है t इज इक्वल टू, टाइम पीरियड का मतलब क्या है, टाइम पीरियड इज नथिंग बट टोटल टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो क्या होगा वन रेवोल्यूशन में, टोटल डिस्टेंस 2 पाई r होगा डिवाइड बाई v, या तो r की वैल्यू रखो या तो v की वैल्यू रखो, या तो v बाई r हमें पता है कि ओमेगा है, तो इसी को मैं कह सकता हूं 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, बाई ओमेगा तो ये क्या आ जाएगा m बाई qb, तो ये आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट f इज इक्वल टू 1 बाई t। ठीक है, क्या होगा, f इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू qb डिवाइड बाई 2 पाई m, qb बाई 2 पाई, डन। ये हो गया हमारा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, और ये था हमारा रेडियस जिसके बारे में हमें जानना था, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट, चार्ज पार्टिकल मूविंग एट एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे जा रहा है चार्ज पार्टिकल, तो तब क्या होगा, मान लेते हैं ये वाली हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ मूव हो रहा है ऐसे, ये चार्ज पार्टिकल जो है वो कैसे जा रहा है भाई, ऐसे विथ वेलोसिटी v। ठीक है, ऐसे मूव हो रहा था, तो अब जब मूव होगा इसके दो कंपोनेंट होंगे, मेकिंग एन एंगल थीटा, राइट, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, मान लेते हैं यहां से एंगल है थीटा। ठीक, कहां से, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से मान लेते हैं कुछ थीटा एंगल पे, तो इसका एक कंपोनेंट होगा इधर v cos थीटा, ठीक है, और एक कंपोनेंट होगा इधर v sin थीटा, राइट। तो इसका मतलब है जो v cos थीटा है वो क्या करेगा, वो इसको आगे मूव करेगा, और जो v sin थीटा है यानी परपेंडिकुलर, अब देखो देखो देखो, अब अगर v cos थीटा मान लेते हैं कि अंदर की तरफ ही ये v cos थीटा, ठीक है, पैरेलल होने का मतलब वही होगा कि या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले लूं, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ले लेता हूं मैं कुछ एक्चुअल एक्सप्लेनेशन के लिए इजी हो जाएगा आप लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है,
ऐसे, ठीक है। अब इसमें जो चार्ज का मोशन है वो हो रहा है ऐसे, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो जा रहा है ऐसे, मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम हियर। अब सही होगा, देखो अब v के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इधर v cos थीटा और एक होगा इधर v sin थीटा, ठीक है। अब क्या होगा कि जो v cos थीटा है वो लग रहा है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो उसके ऊपर फोर्स क्या होगा, जीरो, जैसे हम लोगों ने इधर पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। यहाँ देखो, मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो व्हेन वेलोसिटी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या हो जाएगा, जीरो। ओके डन। तो इसकी वजह से फोर्स नहीं लगेगा, मतलब ये आगे जा रहा है तो आगे ही जाता रहेगा, सिंपल। मतलब वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ओके राइट। अब अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके डन, इसका हो गया। अब बात करते हैं इसकी। अब अगर मैं बात करूं v sin थीटा की, v sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यानी मैग्नेटिक वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, वो सर्कुलर पाथ घूमेगा। अच्छा, अब क्या होगा कि ये सर्कुलर पाथ भी घूमना चाहता है और आगे भी जाना चाहता है। सर्कुलर पाथ के साथ आगे कैसे जा सकते हैं, ऐसे, राइट। सर्कुलर पाथ के साथ आगे कैसे जा सकते हैं, एक हेलिकल पाथ में ही जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां कैसा होगा, हेलिकल मोशन होगा, डन। अब हेलिकल मोशन में देखते हैं क्या होता है। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स अगेन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से हो रहा है, एम वी परपेंडिकुलर, राइट, एम वी परपेंडिकुलर बाई आर इज इक्वल टू क्या, क्यू वी परपेंडिकुलर इंटू बी, सॉरी एम वी स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो वी परपेंडिकुलर से एक वी परपेंडिकुलर गया, तो आर विल बी इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। अब परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। ये हो जाएगा हमारा चार्ज इन सॉरी रेडियस इन हेलिकल पाथ। ओके डन। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की, तो व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इज टी इज इक्वल टू 2πr बाई वी, जो कि परपेंडिकुलर है, उसी की वजह से टाइम पीरियड होगा, राइट। उसी की वजह से रोटेशन कंप्लीट कर रहा है तो वी परपेंडिकुलर ही लेंगे। तो 2πr, r इज व्हाट, एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई बी क्यू बी डिवाइड बाई वी परपेंडिकुलर। व्हाट इज वी परपेंडिकुलर, वी साइन थीटा। तो क्या होगा, वी साइन थीटा से वी साइन थीटा गया, तो टाइम पीरियड जो है वो ऐसा ही रहेगा 2πm अपॉन क्यू बी। या तो मैं यहीं से कह सकता था कि जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आएगा 2πm बाई क्यू बी। अगर चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड सेम रखते हैं तो सेम ही आएगा। अब अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी, फ्रीक्वेंसी 1/t, वो तो पता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी, ये वाला पॉइंट, इसको कहते हैं हम लोग पिच। व्हाट इज पिच, दो कंसेक्यूटिव टर्न के बीच वाला जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिच। तो अगर बात करें हम लोग पिच की, पिच किसकी वजह से आ रहा है, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से, यानी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू v cos थीटा इनटू टाइम t। तो क्या हो जाएगा, पिच विल बी इक्वल टू v cos थीटा, व्हाट इज टाइम, टाइम इज 2πm बाई क्यू बी, राइट। तो हम लोग टाइम को क्या लिख सकते हैं, अगर v sin थीटा के टर्म्स में लिखूं तो कैंसिल ही हो जाएगा, चल 2πm बाई क्यू बी, सही है। ये हो जाएगी हमारी क्या, पिच, डन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, मोशन ऑफ अ चार्ज इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब अगर दोनों प्रेजेंट हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, तब कैसा मोशन होगा, तब लगेगा एक फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स इज व्हाट, लॉरेंट्ज फोर्स एक ऐसा फोर्स है which is the vector sum of electric force as well as magnetic force. Lorentz force is a vector sum of electric force as well as magnetic force, ठीक है। ओके, तो अब अगर बात करें लॉरेंट्ज फोर्स की, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, Q into E plus what is magnetic force for a charge, Q into V cross B. सो लॉरेंट्ज फोर्स विल बी इक्वल टू, Q दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या आएगा वेक्टर E प्लस V क्रॉस
बी, ये आएगा हमारा लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, इस फोर्स के साथ जो है चार्ज मूव करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू डिफरेंट प्लेस वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट वेलोसिटी सिलेक्टर। अब वेलोसिटी सिलेक्टर किसको कहते हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर इज कि मान लीजिए कि मेरे पास दोनों जो फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो सेम है। यानी इफ QE इज इक्वल टू QVB, अगर QE किसके बराबर होगा? QVB के बराबर होगा, तो क्या होगा? दोनों अगर फोर्स बराबर होंगे तो वेलोसिटी नेट फोर्स जो हो जाएगा वो क्या होगा? जीरो होगा। मतलब मान लीजिए कि ये चार्ज जा रहा है ऐसे, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर खींच रहे तो इधर जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर खींच रहे तो इधर जाएगा। अगर दोनों फोर्स बराबर होंगे तो जहां जाता था वहीं जाता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? इफ दिस टू विल बी इक्वल देन v विल बी कांस्टेंट, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर इट इज अ डिवाइस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज पार्टिकल विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को क्या कर सकता है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर। अब उसमें क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी कब मूव होगा? जब ये दोनों फोर्स क्या होंगे? बराबर। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं FE विल बी इक्वल टू FB, दैट इज नथिंग बट QE इज इक्वल टू QVB। Q से Q जाएगा तो V विल बी इक्वल टू E बाई B। जब इतनी वेलोसिटी होगी तो इतनी वेलोसिटी, इतनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या होगा? मूव करेगा। जैसे कि अगर मैं इधर देखूं, एक चार्ज पार्टिकल जो है वो QV वेलोसिटी से मूव हो रहा है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इधर है। ठीक है, तो मान लीजिए कि फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इन द डायरेक्शन ऑफ ये लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो। और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहाँ लगेगा? ये वेलोसिटी और बाहर की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड है यानी जेड एक्सिस में, तो फोर्स कहाँ लगेगा? नेगेटिव वाई में। तो फोर्स हमारा इधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब अगर दोनों फोर्स बराबर हुए तो वेलोसिटी विल बी दिस मच, v इज इक्वल टू E बाई B। ठीक है, ओके डन। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। डन, ठीक है, चलो। P and Q are the two identical charge particles of mass this much 4 into 10 power minus 26 kg। P है और Q दोनों है, and charge 4.8 into 10 power minus 19 coulomb। Okay, each moving with the same speed। Speed भी given है as shown in the figure। The two particles are equidistant from vertical y axis। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल तो नहीं लग रहा, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ठीक है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है, मान लेते हैं ये y एक्सिस को शिफ्ट कर लूंगा मैं। चलो इक्विडिस्टेंस मान लेते हैं कहीं इधर है। अब सही है, ये और ये डिस्टेंस ओके, चल ऑलमोस्ट सही है। ठीक है, ये हो गया हमारी y एक्सिस से इक्विडिस्टेंस पर। एट सम इंस्टेंट अ मैग्नेटिक फील्ड B इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड B को स्विच ऑन कर लेते हैं, सो दैट द टू पार्टिकल्स अंडरगो हेड ऑन कोलिजन। अच्छा, हेड ऑन कोलिजन मतलब ऐसे कोलाइड होना, दो पार्टिकल्स अगर आ रहे हैं तो ऐसे कोलाइड होना। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलिजन। अब वो कोलिजन कब होगा? ऑब्वियसली देखो, जैसे अब ये पार्टिकल क्या है? आगे जा रहा है और ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है। अब हेड ऑन कोलिजन तभी हो सकता है जब ये पार्टिकल नीचे आए और ये वाला पार्टिकल क्या कर? ऊपर जाए ऐसे, राइट? ओके, अब ये नीचे और ये ऊपर, तो मतलब इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं हमारा हेड ऑन कोलिजन होगा। अब इस पॉइंट पे कोलिजन होने के लिए अब ये नीचे कब आएगा? जब इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा और इसके ऊपर फोर्स जो है ऊपर लगेगा, तभी ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो अब पूछा है मैं फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढनी है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड टर्म रूल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ये जो है फोर्स है नीचे और ये मिडिल फिंगर क्या थी हमारी? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसको ऐसे बता सकते हैं। अच्छा, इसका देख लेते हैं। चलो, ये आगे फोर्स ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ। तो इसके लिए भी जब करोगे आप अंदर की तरफ आएगी, देखो ऐसे आएगी अंदर की तरफ। तो पहले वाले का आंसर मिल गया कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? इनटू द प्लेन। ठीक है, द डायरेक्शन
of magnetic field is into the plane. Okay, done. Next, and the magnitude of magnetic field. अब ये magnetic field लग कितनी रही है उसका magnitude निकालना है. Okay. तो सबसे पहले अब हेड ऑन कोलिजन होने के लिए इसको ऐसे रोटेट होना पड़ेगा सर्कुलर मोशन, और इसको ऐसे सर्कुलर मोशन करना पड़ेगा, राइट. यानी मैं सर्कल ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं बट दोनों सर्कल सेम होंगे ऐसे, ठीक है. ऐसे जब रोटेट करेंगे तभी क्या होगा, हेड ऑन कोलिजन. याद नहीं, दोनों का रेडियस क्या होना चाहिए, बराबर. और कितना होना चाहिए, डायमीटर 1 मीटर ही होगा, क्योंकि ऐसे ही जब रोटेट करेंगे तभी जो है दोनों हेड ऑन कोलिजन कर सकते हैं. फॉर हेड ऑन कोलिजन, फॉर हेड ऑन कोलिजन रेडियस शुड बी 0.5 मीटर, ठीक है. ओके, तो अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमें पता है कि R इज इक्वल टू mv बाई qb. तो व्हाट विल बी बी, mv बाई qr, राइट. सो m कितना है, m है हमारा मास, देख लेते हैं 4 इंटू 10 टू पावर माइनस, लिख लेता हूं पहले 4 इंटू 10 पावर माइनस 26 इंटू व्हाट इज v, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई व्हाट इज q, चार्ज है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एंड रेडियस हमारा कितना है 0.5. चलो देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं. b will be equal 2.4 into 2 times, ठीक है, 2 ones are 2, 2s are 0.5 into 4 times will be 2, तो 4 into 10 power minus 26 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 power minus 26 प्लस 5 will be minus 21. minus 21, ये जब 19 ऊपर आएगा तो प्लस 19 होगा, minus 21 प्लस 19 will be minus 2, तो ये होगा 4 into 10 power minus 2 टेस्ला. डन, एक ही लाइन में कंप्लीट हो गया. चलो इजी, ओके, चलो डन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. अ नैरो स्लिट्स, a narrow stream of protons and neutrons having the same momentum values. P क्या है, सेम है, P of proton is equal to P of neutron. Okay, enters the region of uniform magnetic field, यानी magnetic field of proton is equal to magnetic field of neutron, directed perpendicular to the common direction of motion. मतलब दोनों के perpendicular, यानी theta is 90 degrees. Okay, what would be the ratio of the radii of circular paths described by the protons and neutrons? यानी रेडियस का रेशियो क्या है पूछ रहा है, यानी R1 is to R2 क्या होगा. तो सबसे पहले R का फॉर्मूला लिखते हैं. R इज इक्वल टू, इसके टर्म्स में, मोमेंटम के टर्म्स में क्या आएगा, P बाई क्यू बी. R इज इक्वल टू P डिवाइड बाई क्यू बी. अच्छा, अब अगर बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एक ही डिफरेंस है, क्या है, मास का. इसका मास है m, तो इसका मास हो जाएगा 2m, ठीक है. इसका चार्ज है E, तो इसका भी चार्ज रहेगा E ही रहेगा. ओके, तो देखते हैं. R इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू P ऑफ प्रोटॉन बाई Q ऑफ प्रोटॉन इंटू B ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई R2 क्या होगा, P ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाई Q ऑफ न्यूट्रॉन इंटू B ऑफ न्यूट्रॉन. अब P सेम है, चार्ज भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, R1 is to R2 विल बी इक्वल टू 1 is to 1. ठीक है, इजी. अच्छा, मैंने फॉर्मूला mv अगर यूज किया होता तो चेंज होता. mv क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि उसने कहा है कि मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, मोमेंटम कांस्टेंट था और वेलोसिटी गिवन नहीं थी, तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर भी नहीं सकते, ठीक है. तो डिपेंडिंग क्या गिवन है उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट की अगर बात करें, अ स्ट्राइट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, मास कितना है 200 ग्राम, एंड लेंथ 1.5 मीटर, लेंथ है हमारा 1.5 मीटर, कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट कितना है 2 एम्पियर का करंट है. इट इज सस्पेंडेड इन द मिड एयर, ओ मिड एयर में रख दिया इसको ऐसे, इसका लेंथ L है मान लेते हैं, इसमें करंट जो है I है और इसका मास मान लेते हैं M है, ठीक है. मैं इधर लिखा हुआ हूं कि कितना है, बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, इसको मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस कर रहे हैं,
क्योंकि यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अच्छा, अब अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल ऐसे है अंदर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ ऐसे हॉरिजॉन्टल है। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये इधर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? इसको ऊपर, तो यहां लगेगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स। अब जितना मैग्नेटिक फोर्स होगा अगर सेम हमारा mg होगा तभी तो जो है ये मिड एयर में खड़ा रहेगा, राइट। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू mg, तभी जो है ये वायर मिड एयर में रहेगी। देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स कितना है। मैग्नेटिक फोर्स कितना है? क्यू वी बी। ओके, हमें चाहिए क्या? बी इज इक्वल टू mg। अब करंट गिवन है, आई गिवन है, ओ सॉरी क्यू बी क्यों लिखा हूं मैं? बी आई एल, राइट। साइन थीटा जो है 90 है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ ऐसे है। तो अब अगर देखें तो बी आई एल इज इक्वल टू एम जी। हमें क्या है? बी विल बी इक्वल टू एम जी बाई आई एल। अब जी गिवन नहीं है तो हम लोग 9.8 ही रख लेते हैं। तो बी विल बी इक्वल टू, मास कितना है? 200 इंटू 10 पावर माइनस 3, सही है, इंटू जी इज 9.8 डिवाइड बाई व्हाट इज आई? आई 2 एम्पियर इंटू व्हाट इज एल? 1.5, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 100 जा, जब इसको कैंसिल करेंगे 10 पावर माइनस 1 बच जाएगा। तो यानी b विल बी इक्वल टू कितना ये? अच्छा देखो, अगर ये 10 होता और ये 1.5 होता, 1.5 मीटर ही है, ओके चलो, अगर ये 10 होता और ये 1.5 होता तो 10 बाई 1.5 इज, मान लेते हैं 10 की जगह 1 है, ठीक है, 1 है और ये 1.5 है। 1 बाई 1.5 क्या होगा? क्योंकि 10 पावर माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 0.98 डिवाइड बाई 1.5, ठीक है। 1 बाई 1.5 कितना है? यानी 2 बाई 3, 2 बाई 3 कितना होगा? 0.6666। तो इससे थोड़ा सा कम आएगा, मान लेते हैं 0.65 टेस्ला। सॉल्व करके देख लीजिए आप, आसपास 0.65 के आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास गिवन है इलेक्ट्रॉन का एंड चार्ज भी गिवन है, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ दिस मच इन अ मैग्नेटिक फील्ड दिस मच। वो हर चीज गिवन है। परपेंडिकुलर टू इट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? ओके, पहले रेडियस पूछा है, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर एनर्जी, तीन चीजें पूछी है। तो सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस इज नथिंग बट mv बाई qb। सो r विल बी इक्वल टू, मास कितना है? 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, क्योंकि परपेंडिकुलर मूव हो रहा है तो सर्कुलर पाथ ही होगा, यही होगा। एंड वेलोसिटी इज 3 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइड बाई व्हाट इज q? q कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू b। व्हाट इज b हियर? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। डन। अब 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 9 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 2, 9 डिवाइड बाई 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 प्लस 7 कितना हो जाएगा? माइनस 31 प्लस 7 विल बी माइनस 24। माइनस 24, अब नीचे जो है 19 और माइनस 4 कितना होगा? माइनस 23। माइनस 24 माइनस 23 माइनस 1 बचेगा, तो ये आ गया हमारा 0.9 डिवाइड बाई 3.2। तो कर लेते हैं कितना होगा? 0.9 बाई 3.2, इसको इधर रख लेता हूँ। 0.9 डिवाइड बाई 3.2 कितना होगा? 0.28। R will be equal to 0.28 मीटर, या तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 28 सेंटीमीटर, क्योंकि डिवाइड बाय 100 विल बी इंटू 100 विल बी सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, R हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड में क्या गिवन है? सेकेंड में हमारा गिवन है फाइंड फ्रीक्वेंसी, राइट, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? QB डिवाइड बाई 2πm, राइट। ओके, सो F इज इक्वल टू व्हाट इज QB? Q कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। B कितना है? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइड बाई व्हाट इज 2 एज इट इज, पाई कितना है? 3.14 इंटू M कितना है? 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ओके, तो 2 3 जार 3 3 जार, ये हो गया। फिर से कर लेते हैं, चलो। तो देखता हूं मैं कि ऊपर है 1.6,
F will be equal to 1.6 divided by नीचे 3.14 into 3, 3.14 into 3 ऑलमोस्ट 10 के बराबर होगा 9.42 into 10 पावर्स पहले कैलकुलेट करते हैं. -19 minus 4 will be -23. -23 नीचे -31 है, अगर ऊपर आएगा तो ये होगा +31 +31 -23 will be 8, 10 पावर 8 हो जाएगा. सही है, तो इधर भी 10 पावर 8 ही था. सही है, चलो 10 पावर 8. तो अब ये डिवाइड कर लेते हैं, कितना 1.6 डिवाइड बाई 9.42, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 0.169 इंटू 10 पावर 8 हर्ट्ज. ये हो जाएगी हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी, या तो पर सेकंड लिख सकते हैं. डन. अच्छा, अब बात करते हैं एनर्जी की. कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. तो अब काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². सिंपल. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, मास कितना है? मास है 9 इंटू 10 पावर -31, v का स्क्वायर यानी 3 इंटू 10 पावर 7 का होल स्क्वायर. 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 10 पावर 7 का होगा 10 पावर 14. तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 9 9 से 81, 81 by 2 होगा 40.5 इंटू 10 टू द पावर -31 प्लस 14 विल बी -17, राइट. हाँ 17 ही होगा. सही है, ओके. अब हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 पावर -19, ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 40.5 डिवाइड बाई 1.6, ये कितना हो गया 25.3 इंटू 10 पावर 17 से जब कैंसिल 10 पावर -2 बचेगा, जब ऊपर आएगा तो 10 पावर 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसको क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाट इज 10 पावर 3? 10 पावर 3 इज किलो. तो इसको लिख सकता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमें मिल गई काइनेटिक एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. डन. तीनों चीजें, रेडियस, फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी. इजी. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अगर बात करें, क्या है, an alpha particle is accelerated through a potential difference of 10 kilovolt. Potential difference कितना है? Delta V is 10 kilovolt. Okay, and moves along x-axis. X-axis के along move हो रहा है. It enters in a region of uniform magnetic field. B is this much. So B is 2 into 10 power -3 Tesla. Okay, acting along y-axis. Find the radius of its path. टेक अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. ओके, रेडियस फाइंड करना है. मास गिवन है कितना 6.4 इंटू 10 टू द पावर -27 kgs. और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल याद रखें 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा. डन. अब क्या चाहिए? रेडियस. अब रेडियस का फॉर्मूला इसके टर्म्स में निकाल लिया. ठीक है, इसके टर्म्स में रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं. इसके टर्म्स में क्या है? रूट ऑफ 2m डेल्टा v, वही था राइट. यहाँ कहाँ रूट ऑफ, ये यूज करेंगे, दो भी एक ही, रूट ऑफ 2m डेल्टा v डिवाइड बाई क्यू बी स्क्वायर. लिख लेते हैं, r विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2m डेल्टा v डिवाइड बाई क्यू बी स्क्वायर. ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर लीजिए, रूट ऑफ 2m कितना है, m है 6.4 into 10 to the power -27 into what is delta v? Delta v is 10 kilo, 10 into 10 power 3 divided by, और q कितना है, q है 3.2 into 10 to the power -19 into b स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 2 into 10 power -3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 into 10 power -6. अब सॉल्व करना है तो 3.2 को 2 टाइम्स ले सकता हूं मैं, फिर 2 to the 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अब बचे सिर्फ 10 पावर्स. So R will be equal to root of, ऊपर बचा 10 पावर -27 प्लस 4, -27 प्लस 4 कितना होगा, ये हो जाएगा -23 डिवाइड बाई -19 -6, दिस विल बी -25, राइट. ये हो जाएगा कितना, -25. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा रूट ऑफ 10 पावर -25, नीचे -2 आएगा तो ऊपर आने पे +2 हो जाएगा, यानी 10 पावर 2, तो यानी कितना आ जाएगा 10. रेडियस विल बी 10 मीटर. हमारा कितना आ गया रेडियस, 10 मीटर रेडियस आ गया. इजी. चलो
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैव इक्वल चार्जेस, चार्जेस कितना है, q1 is equal to q2, they are accelerated from rest through a potential difference of v, okay, then uh, enter in a region of uniform magnetic field, मतलब magnetic field भी same है, b1 is equal to b2 और delta v भी same है, delta v1 is equal to delta v2. If they describe circular paths of radius r1 and r2, then the value of m1 by m2 is, यानी रेडियस है r1 r2, तो m1 और m2 की वैल्यू क्या होगी पूछ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ r1 और r2, सिंपल। तो सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला मालूम है, r इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m डेल्टा v डिवाइड बाई q b स्क्वायर, डन, यही था फॉर्मूला। अब इधर से b सेम है, q सेम है, डेल्टा v सेम है, b q डेल्टा v सेम है और 2 तो वैसे भी सेम है, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, तो हमें चाहिए क्या, m1 by m2, सो m1 by m2 का रूट विल बी, यही इनसे कर लेता हूँ, चलो r1 by r2 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ m1 by m2, तो देयरफॉर यहाँ से m1 by m2 क्या हो जाएगा, m1 by m2 विल बी इक्वल टू r1 by r2 का होल स्क्वायर, ये रूट इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा r1 by r2 का होल स्क्वायर। इजी, बहुत बार पूछ रखा है क्वेश्चन में, डन। तो यहीं पे आज का लेक्चर होता है समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोट-सावर्ट्स लॉ के बारे में और उसके बाद फिर एम्पीयर सर्किल लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इसके ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।